हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना सेकंड चैप्टर फेज इक्विलिब्रियम फिनिश किया था। आज हम अपना सेक्शन 2 का फर्स्ट चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट करनी है फोटोकेमिस्ट्री। यहाँ एक बेसिक फोटोकेमिस्ट्री हमें पढ़नी है, ठीक है, कि क्या होती है, किस तरह से इसमें रिएक्शंस होंगी फोटोकेमिस्ट्री में, और किस तरह के हमारे प्रोसेसेस होंगे, और कैसे हमें लाइट अब्सॉर्ब करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कोई केमिकल चेंज आएगा, फिजिकल चेंज आएगा। इन सभी को हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि क्या होती है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री, फोटो वर्ड होता है लाइट के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें स्टडी करनी है सारी की सारी ऐसी रिएक्शन जो किसमें हो, लाइट के प्रेजेंस में हो, यानी कि ऐसी ब्रांच। फोटोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशन विद मैटर। The branch deals with interaction of radiation with matter. अब वो इंटरेक्शन होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है, दैट कैन बी फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, रिजल्ट इनटू फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री यानी कि हमने लाइट को स्टडी करना है कि लाइट जब हमारे मैटर पे फॉल करेगी तो क्या कोई फिजिकल चेंज होगा या कोई केमिकल चेंज होगा, ठीक है। अब वो हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स की लाइट्स होती है, जैसे हम यूवी लाइट यूज कर सकते हैं, विजिबल होती है, आईआर होती है, ठीक है। तो हम किस रेंज में यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EM वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हमारे पास जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, लाइक माइक्रोवेव, विजिबल, आईआर, यूवी, एक्सरे, गामा रे, जितनी भी अब तक हमने पढ़ी है, इनमें से मैक्सिमम हमारी जो होती है वो विजिबल और जो यूवी रेंज है, यानी कि विजिबल और यूवी की जो रेंज है दैट इज 800 से 200 नैनोमीटर। मैक्सिमम जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इसी रेंज में अकर करेंगी, ठीक है। अब जब फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो तरह की रिएक्शंस को पढ़ते हैं, दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज आना, एक होता है केमिकल चेंज आना। तो फर्स्ट टाइप की हमारी रिएक्शन होती है फोटो मतलब लाइट से होना, फिजिकल प्रोसेसेस। फोटो फिजिकल मीन्स लाइट की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज आना, एंड सेकेंड वन इज फोटो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, या आप कह लो फोटो केमिकल प्रोसेस, लाइट की प्रेजेंस में कुछ केमिकल चेंजेस आना। अब हम वन बाय वन इन दोनों को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं हमारे पास फोटो फिजिकल चेंजेस। अब फोटो फिजिकल प्रोसेसेस की बात करें, मींस लाइट के प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर सिर्फ क्या होंगे, ओनली फिजिकल चेंजेस। ओनली फिजिकल चेंज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। डन। अब जो फोटो फिजिकल चेंजेस हैं, इसमें हमारे पास तीन तरह के चेंजेस आते हैं। एक होता है फ्लोरोसेंस, एक होता है फास्फोरेसेंस, एक होता है हमारा जो हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तीन तरह के चेंजेस हमारे फोटो फिजिकल प्रोसेसेस में आते हैं। वन इज फ्लोरोसेंस, अनदर वन इज फास्फोरेसेंस एंड अनदर वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फ्लोरोसेंस क्या होता है, जैसे ही किसी मटेरियल के ऊपर लाइट फॉल करती है तो वो लाइट को अब्सॉर्ब करता है और इंस्टेंटेनियसली क्या करेगा, एमिट करेगा। लाइट एब्सॉर्ब्ड एंड एमिटेड, जैसे अब्सॉर्ब करेगा उसी तरह से वो इमीडिएटली उसे क्या कर देगा, एमिट कर देगा इंस्टेंटेनियसली। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। एक होता है फास्ट फ्लोरोसेंस जो लाइट एब्सॉर्ब करने और एमिट करने में थोड़ा सा क्या होगा, टाइम गैप, टाइम लैग बिटवीन लाइट एब्सॉर्ब एंड एमिटेड। मीन्स जब वो लाइट एब्सॉर्ब करेगा और जब एमिट करेगा तो इसके बीच में थोड़ा टाइम गैप आ जाएगा, कुछ देर बीच में आ जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं फास्ट फ्लोरोसेंस। ये था फ्लोरोसेंस एंड फास्ट फ्लोरोसेंस। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई रेडिएशन किसी मैटर के साथ स्ट्राइक करती है तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाते हैं, एजेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमने अपना क्वांटम केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। ये वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कोई भी रेडिएशन, ठीक है, पर्टिकुलर इंटेंसिटी की रेडिएशन जब किसी मटेरियल पे फॉल करती है तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां से क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाते हैं और किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव करते हैं। वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो ये तीन हमारे क्या आते हैं अंडर फोटो फिजिकल प्रोसेसेस। सेकेंड इज फोटो केमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन जब हम लाइट जब मटेरियल पे पड़ेगी तो उसमें क्या आएगा, केमिकल चेंजेस आएंगे। केमिकल चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस से उनमें क्या आना चाहिए, केमिकल चेंजेस। और मैक्सिमम ये जो रिएक्शंस होती है ये आती है अंडर विजिबल एंड यूवी रेंज। विजिबल एंड यूवी रेंज मीन्स 800 से 200 नैनोमीटर के बीच में हमारी ये रिएक्शंस मैक्सिमम टाइम अकर होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। तो ये उसकी रिएक्शन होती है। चेंजेस इनटू, यहाँ पे आता है लाइट, ये H का सिंबल हमारा लाइट का है, एंड देन यहाँ पर होता है क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट्स होता है प्लांट का, अपना फूड बनाएंगे C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन एमिट करते हैं। ये उनका फूड होता है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आगे हमारा कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हमारी क्या, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन, बिकॉज लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। ये सिंबल किसका, लाइट का। जैसे हम थर्मल रिएक्शन में डेल्टा लगा देते हैं, मीन्स वो हीट का सिंबल होता है, ये लाइट का सिंबल है। सेकंड जो होता है हमारा इसका एग्जांपल, वो आ जाता है H2+Cl2 की रिएक्शन। ये आपने अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, H2+Cl2 चेंजेस इनटू 2HCl। ये रिएक्शन ऐसे कभी नहीं होती, ये रिएक्शन कभी भी डार्क में पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। दैट मीन्स ये क्या है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वहां पर पढ़ी थी, और वहां पर आपने ये भी पढ़ा था कि जितनी भी हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है दे आर ऑफ जीरो ऑर्डर। ये सारी रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर, बिकॉज ये किसी की भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जितनी टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन टर्म्स पे, वो उसका ऑर्डर बन जाता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर है बिकॉज इनका रेट इनकी टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता। अगर इन पे डिपेंड करता तो H2 और Cl2 जब डार्क में थे तब भी रिएक्शन होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर रिएक्शन तभी होती है जब ये किसकी प्रेजेंस में हो, लाइट में। जब आप इसे लाइट प्रोवाइड करोगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये आगे हमारे क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और क्या है, फोटो फिजिकल रिएक्शन। डन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक चीज होती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है, जैसे इसमें है H2+Cl2 रिएक्शन, इनमें से कौन होगा जो पहले लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट होगा। एक्साइटेड मॉलिक्यूल दूसरे के साथ रिएक्ट करके फिर अपना प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर एक टर्म आती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मीन्स कौन है जो पहले एक्साइट होगा। यहाँ पर जैसे इन रिएक्शन में Cl2 अगर Br2 होता तो Br क्या होता है, पहले एक्साइट होता
एक्साइटेड स्टेट में जाता और एक्साइटेड मॉलिक्यूल होने के बाद दूसरे के साथ जब वो कोलाइड करता, कोलिजन होता उनका, तब वो किस में चेंज हो जाता, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर एक मेजर टर्म आती है सिलेक्टिविटी, जिसे हम आगे अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जहां हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तब। ओके, तो ये जस्ट एक बेसिक था। जैसे अभी हमें फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस, इन्हें भी डिटेल में स्टडी करना है, तो ये सब हम अपने आगे जब से चैप्टर में प्रोसीड करते जाएंगे, ये टॉपिक हमारे दोबारा आएंगे। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोकेमिकल रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या डिफरेंस है थर्मोकेमिकल रिएक्शन में एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस में? तो हम दोनों एक लेते हैं थर्मोकेमिकल, एक हम लेते हैं फोटोकेमिकल। थर्मल वर्ड हम यूज करते हैं हीट के लिए। हीट की प्रेजेंस में कुछ केमिकल चेंज आना, तो रिएक्शन क्या होंगी, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। फोटो वर्ड होता है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में कुछ केमिकल चेंज आना, देन दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो पहला पॉइंट तो यहीं से आ गया। ये रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा हीट। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में। हीट, और ये किसकी प्रेजेंस में होंगी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। सेकंड, अब ये लाइट की प्रेजेंस में है, तो ये कभी भी डार्क में नहीं हो सकती। जैसे हमने H2+Cl2 का एग्जांपल देखा, इन डार्क, ये डार्क में कभी नहीं हो सकती। बट इनमें तो सिर्फ हीट चाहिए, हीट आप डार्क में भी दे सकते हो, तो कैन बी टेक प्लेस इन डार्क। डन। तो इसके लिए हमें हीट चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जो है हीट हम कैसे देंगे, यहाँ पर कौन मेजर रोल प्ले करेगा, टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर है मीन्स उतनी हम उसे हीट प्रोवाइड करें, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, यहाँ किसका रोल है, लाइट का रोल है। तो लाइट में क्या आती है, उसकी इंटेंसिटी। तो यहाँ पर क्या इसका मेजर रोल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। डन। अब ये है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जब आपने लास्ट ईयर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, तब आपने डेल्टा जी पढ़ा था। डेल्टा जी इज नेगेटिव, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन तभी होगी जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है। बट इस केस में जब हम फोटोकेमिकल की बात करते हैं, इसमें डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों ही पॉसिबल है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तो होना ही चाहिए था डेल्टा जी, तभी रिएक्शन क्या थी, स्पॉन्टेनियस। बट इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव हो, ये भी पॉसिबल है। पॉजिटिव के एग्जाम्पल आएंगे, जैसे हमारी अभी हमने किया फोटोसिंथेसिस, इसका एग्जाम्पल है। इसमें डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ HCl, अभी मैंने पीछे HCl की फॉर्मेशन की थी, उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर उसकी रिवर्स रिएक्शन होगी तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। तो डिकम्पोजिशन ऑफ HCl क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। डन। अब आते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने एक टर्म बोली कि जो ये रिएक्शंस हैं, इनमें क्या होती है, सिलेक्टिविटी होती है। ठीक है। इसमें थर्मल में कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती, नो सिलेक्टिविटी। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो किसी भी टाइप के वो हीट को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं। बट फोटोकेमिकल रिएक्शन में सिलेक्टिविटी होती है। सिलेक्टिव मीन्स कौन सा मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व करेगा, लाइक H2+Cl2 में से, इसमें से पहले कौन ऑब्जॉर्व करेगा, Cl2। ठीक है। ये पहले क्या होगा, एक्साइट होगा और Cl स्टार में चेंज होगा, उसके बाद आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। अभी हम इसके मैकेनिज्म में देखें। डन। ये आ गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमने अब तक पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो
क्या होता है, एक रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है उनके बीच में एक एनर्जी गैप आता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर मेजर रोल किसका होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का। और वो एक्टिवेशन एनर्जी कब आती है, जब उनमें क्या होती है, कोलिजन होता है। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स। कोलिजन थ्योरी याद कर सकते हैं आप फर्स्ट ईयर की। कोलिजन होगा तभी वो किस में चेंज होते हैं, चांस होते हैं कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो। बट यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी आती है वो किसी कोलिजन से नहीं आती बल्कि एब्जॉर्प्शन से आती है ऑफ फोटोन। जो लाइट हमने उसके ऊपर डाली है उसको वो ऑब्जॉर्ब करेंगे तब जाकर वो एक्साइट होंगे। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी राइज होती है। तो ये आगे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन दोनों के बीच में हमारे क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉ गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कौन कौन सी लॉ है जिनके ऊपर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वर्क करती है, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए हमारे पास आती है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। बट ये बियर लैम्बर्ट्स लॉ एक साथ नहीं बनी थी। सबसे पहले इसमें जो लॉ आई थी वो थी लैम्बर्ट्स लॉ। तो हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो लॉ थी जिसने इसे स्टडी किया था, ये दोनों ही हमारी प्योर होमोजीनियस सोल्यूशन के लिए। फर्स्ट इज लैम्बर्ट्स लॉ। देन लैम्बर्ट्स ने की लॉ को आगे बियर ने मॉडिफाई किया था, उसके उसे बोलते हैं बियर्ट लैम्बर्ट्स लॉ, जो आप लोगों ने अपने सेकेंड ईयर के कलरीमेट्री के एक्सपेरिमेंट में जब डाइक्रोमेटर के एमिनो का किया था उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, वहां पर जो ट्रांसमिटेंस अब्जॉर्बेंस निकालते हैं वो टर्म हमें यहाँ पर अब स्टडी करनी है। अब आते हैं टर्म लैम्बर्ट्स लॉ पे। लैम्बर्ट्स लॉ क्या थी, इसे सबसे पहले लैम्बर्ट्स ने दिया था इन 1760। उसने कहा था कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन सिंगल वेवलेंथ की लाइट पास थ्रू अ होमोजीनियस मीडियम, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू ए होमोजीनियस मीडियम, then decrease in intensity of light with the thickness of absorbing medium is directly proportional to intensity of light at that point. जिस भी पॉइंट पर आप स्टडी कर रहे हो उसके टाइम पर जो इंटेंसिटी होगी उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब हमने यहाँ पे क्या लेना है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ की हमें यहाँ पर लाइट लेनी है। तो हम क्या करते हैं, एक मीडियम लेते हैं और ऐसी एक लाइट लेते हैं। ये मेरा मीडियम है, ठीक है। मैं इस पे इनिशियल इंटेंसिटी की लाइट है आई नोट फॉल करा रही हूं। आई नोट क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी, ठीक है, जो उसके ऊपर फॉल करेगी। अब इसमें से जैसे मटेरियल पे फॉल करेगी, एक होमोजीनियस मटेरियल है, ठीक है, हमने लाइट ले ली मोनोक्रोमेटिक जिसकी इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है, आई नोट। जैसे इस पे ऊपर फॉल करेगी, इसका कुछ पार्ट वो क्या करेगी, अब्सॉर्ब करेगी, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो एक पॉइंट एक्स पे स्पॉट यहां तक हमारे पास थिकनेस कितनी है, डीएक्स। हम स्मॉल चेंज के लिए स्टडी करेंगे, फिर इंटीग्रेट करके हम उसे पूरे के लिए निकाल देंगे, ठीक है। एट दिस पॉइंट एक्स हमारे पास यहाँ पर जो लाइट आती है एट दैट पॉइंट, हमने लास्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, वो क्या, आई। आप इसे आई को आई टी भी लिख सकते हो, अप टू योर चॉइस, ठीक है। ट्रांसमिटेड है तो टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डन। इस टाइम पे क्या चेंज आया, दैट इज डी आई। अब हम इसे बनाते हैं। हमने कहा डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट
to the thickness of material is directly proportional to intensity of light at that point. हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? ये हमारा पॉइंट क्या? एक्स पॉइंट. एट पॉइंट एक्स, इस पॉइंट पर कितना डिक्रीज आया इंटेंसिटी में विद द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है. अब यहां से हम डायरेक्टली का साइन हटाते हैं. डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट. दैट कांस्टेंट इज के. ठीक है, ये आ गया हमारा कांस्टेंट जिसे हमने के को बोलना है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. डन. ये आ गया मेरे पास टर्म. आई को इधर लेके जाते हैं, या जगह माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू के डी एक्स. मैं ये माइनस को भी इधर एडजस्ट कर, इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. डन. अब ये तो हमने एक स्मॉल थिकनेस के लिए पढ़ा. पूरे के लिए क्या चेंज आएगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड. दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दो. मैंने के बाहर ले लिया बिकॉज के इज कांस्टेंट. इसकी जो इंटेंसिटी है कहां से चेंज हो रही है? आई नोट से. कहां तक हमने पढ़ा? आई तक. ये थिकनेस स्टार्टिंग में 0 थी. किस पॉइंट तक हम लेके गए? एक्स तक. अब इंटीग्रेट करते हैं. 1 अपॉन आई और डी आई दैट इज एल एन आई माइनस के. जब इसकी लेंगे तो एक्स आएगा वैल्यू इंटीग्रेशन पे. एक्स की जब लिमिट्स पुट करी तो एक 0 थी, उसे मैंने यहीं पे फिनिश कर दिया. अब इसे सॉल्व करते हैं. यहां से आ जाएगा एल एन आई माइनस एल एन आई नोट. तो मैंने आई अपॉन आई नोट ले लिया इज इक्वल टू माइनस के एक्स. डन. एल एन की टर्म को उधर लेके जाओ. आई बाय आई नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के एक्स. देन आई इज इक्वल टू, मुझे आई निकालना है, विच इज इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर माइनस के एक्स. ये आ गया मेरे पास रिजल्ट. ठीक है, अब ये तो आ गया आई. अब हमें बताना है कितनी लाइट इस मटेरियल ने अब्सॉर्ब की. तो मुझे वो निकालना है आई एब्सॉर्ब. कितनी इस मटेरियल ने अब्सॉर्ब की, वो कितनी अब्सॉर्ब करेगा. इनिशियली मैंने उसके ऊपर इतनी डाली थी. एक्स पॉइंट पर आकर मेरे पास इतनी बची, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, बची हुई लाइट क्या कर ली? उस मटेरियल ने अब्सॉर्ब कर ली. तो आई नॉट माइनस आई इज आई एब्सॉर्ब. यूज इक्वेशन 1 हियर. तो आई एब्सॉर्ब इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई मैंने अभी ऊपर निकाला दैट इज आई नॉट माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स. आई नॉट आप कॉमन ले लो. 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के एक्स दैट इज इक्वल टू आई एब्सॉर्ब. तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? आई एब्सॉर्ब की. मीन्स इतनी लाइट पार्ट उसने क्या कर लिया? एब्सॉर्ब कर लिया. डन. ये टर्म आ गई मेरे पास. अब यहां पर आते हैं, मार्क दिस एज इक्वेशन 1 और 2 बिकॉज मुझे अभी इसे भी एक बार फॉर्म में चेंज करना है. तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? आई एब्सॉर्ब की वैल्यू. अब करते हैं यूज इक्वेशन नंबर 1 और इसकी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करते हैं. 1 क्या है मेरे पास? एल एन आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू माइनस के एक्स. एल एन को मैं लॉग में चेंज कर सकती हूँ. लॉग में आ जाएगा 2.303 लॉग आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू माइनस के एक्स. डन. आई को मैं इधर 2.303 को इधर लेके चले जाओ. K इज कॉन्स्टेंट. 2.303 इज कॉन्स्टेंट. तो मैं से एक नया कॉन्स्टेंट K डैश पुट कर सकती हूँ. तो आ जाएगा लॉग ऑफ आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू K डैश इंटू एक्स. ठीक है, सॉरी माइनस भी था साथ में. लॉग क्या? जब ln को इधर लेके गए तो e की पावर बना था. लॉग को लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? 10 की पावर. तो यह आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के डैश एक्स. मैंने 2 स्टेप एक साथ किए. पहले मैं लॉग को लेके गई, 10 की पावर बना, फिर मैं आई नोट को इधर लेके गई. ठीक है. दिस टर्म के डैश विच इज इक्वल टू के अपॉन 2.303, इसे हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट. ये क्या है? एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट. डन. और इसी टर्म का दूसरा नाम है एक्सटिंक्शन के साथ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और एब्जॉर्बिटिविटी. डन. तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? के डैश की. अब हम इसी के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. मेरे पास है log आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू दिस. जो ऊपर वाली टर्म है मैं इसी की वैल्यू, मुझे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालना है, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालें.
इसके लिए मैं x को इधर ले जाती हूं, माइनस को मैं एडजस्ट कर रही हूं, डन, ये आ गया मेरे पास। अब अगर ये टर्म आपके पास 1 हो जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x के, 1 अपॉन एक्स के। इफ log I नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू 1 देन k डैश इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। इसे 1 पुट किया ना तो ये किसके बराबर आ गया मेरा 1 बाय एक्स के। अब इसका 1 होने का मतलब log 1, log 10 की वैल्यू log 1 होती है, दैट मीन्स I अप नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 के, 10 के बराबर आई। इसका मतलब मैं यहां से ऐसे कर सकती हूँ I इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर, x पॉइंट पे, ठीक है। नाउ कैसे डिफाइन करेंगे अब, द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इज रेसिप्रोकल टू द थिकनेस एट विच इंटेंसिटी ऑफ लाइट falls to 1/10 of the initial intensity. I repeat, extinction coefficient is the reciprocal of thickness at the point when the intensity of light is 1/10 the intensity of initial light. ठीक है, उसकी इनिशियली कितनी इंटेंसिटी थी उसके क्या हो जाए 1/10। तो ये आ गई मेरे पास लैम्बर्ट्स लॉ। डन। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था बियर्स ने, तो फिर आती है हमारे पास बियर्स लॉ, या कह लो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, क्योंकि उसने बियर्स वाले पार्ट को लिया ही था। इसके अकॉर्डिंग क्या था, सेम उसने मटेरियल लिया, सब कुछ सेम लिया, बट इसने कहा कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ये सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये चीज लैम्बर्ट्स ने नहीं ली थी, उसका इतना पार्ट सेम था, सी नहीं था, बाकी सब कुछ सेम था। डन। अब फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डायरेक्टली के सिंबल को हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, वहां हमने कांस्टेंट के लिया था, यहां लेंगे एप्सिलॉन। ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट था, ये एप्सिलॉन है मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सब कुछ सेम है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। डन, बिल्कुल सेम डेरिवेशन। आईसी को इधर लेके जाओ, एक्स को उधर ले जाओ, माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस ई सी डी एक्स। फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ये आई प्लस हो जाएगा ना, आई नॉट से आई माइनस एप्सिलॉन सी इंटीग्रेशन डी एक्स 0 से एक्स। जब इसे करेंगे तो ln आई अपॉन आई नॉट, जैसे पहले किया था वही, और इधर आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। फिर ln को आप इधर लेके जाओगे, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, इसलिए थोड़ा स्पीडली कर रही हूं। आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स, ये ln इधर जाएगा, इधर जाके e की पावर बन गया, मैंने वो ले लिया। ठीक है, देन दिस टर्म। फिर हमने निकाला था आई एब्जॉर्ब विच इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई, आई नॉट माइनस आई की वैल्यू ऊपर वाली पुट कर दो, आई नॉट बाहर ले लिया, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस सी एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई एब्जॉर्ब की, जैसे किया था पहले। डन। फिर से मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 2 3 मार्क कर देते हैं। ये 1 आ गई, ये 2 आ गई। यूज इक्वेशन 1 जैसे पहले किया था, ln आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। इसे लॉग में चेंज कर दो, लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। ये 2.303 साथ में आ जाएगा, फिर 2.303 को उधर लेके जाओ, दिस टर्म इज ई डैश, जैसे वहां पे के डैश बना था बिल्कुल वैसे। डन। तो ये जो ई डैश था उसे हमने बोला था एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, ये ई डैश है मेरा मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। और दूसरा नाम इसका उसका था एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, तो ये हो गया मोलर, इसके साथ मोलर वर्ड लगाना है। ठीक है, बिकॉज कंसंट्रेशन टर्म आई है यहाँ पे, और कुछ नया नहीं है कोएफिशिएंट, और वो था एब्जॉर्बिटी, और ये आ गया मोलर एब्जॉर्बिटी।
डन, मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मैंने ई डैश की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब आते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, सब कुछ सेम चलेगा जैसे वो था। फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए मैंने ले लिया log I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश CX। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन डैश की, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन CX माइनस, माइनस को फिर से एडजस्ट कर दो, ये log I नॉट अपॉन I में चेंज हो जाएगा। डन। अब अगर ये टर्म मेरे पास 1 हो जाए और कंसंट्रेशन भी सोल्यूशन की क्या हो जाए 1, तो एप्सिलॉन डैश किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन x के। अब ये 1 होने का मतलब क्या, दिस टर्म इज इक्वल टू log 10, और log 10 में फिर हम उसे उधर लेके जाएंगे, इसका मतलब log log कैंसल होएगा, तो हम यहां से कह सकते हैं I इज 1/10 ऑफ I नॉट। फिर से कैसे डिफाइन करेंगे, नाउ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इज रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस व्हेन concentration of solution is 1 mole and intensity of light reduced to the 1/10 of its initial intensity। ठीक है, ये फिर से वही टर्म आ गई उसके रेसिप्रोकल पे, जब C की वैल्यू 1 हो और ये इसके क्या हो 1/10 हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एंड एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। अब आते हैं इनके यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स निकालें तो ई डैश हमारा किसके बराबर है -1 अपॉन CX log ऑफ I अपॉन I नॉट। अभी पीछे निकाला, जो इंटेंसिटी इसके यूनिट होंगे वही इसके यूनिट होंगे, यानी कि ये तो क्या हो गई एक यूनिट लेस क्वांटिटी, इसके कोई यूनिट नहीं है। अब बचा कौन, सिर्फ कंसंट्रेशन बची एंड क्या बचा x बचा। कंसंट्रेशन लेट x को हम लेते हैं मीटर में, कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर, यानी कि मोल अपॉन मीटर का क्यूब। वॉल्यूम आती है, ये ऊपर चली जाएगी -3 हो जाएगी। सॉल्व कर लोगे तो आपके पास माइनस तो आएगा नहीं यहाँ पे, मोल इनवर्स, यहां से -2 पावर आएगी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे इसके यूनिट्स आ गए। और अगर आप मोल पर लीटर में लेते हो, ठीक है, तो आपके यूनिट हो जाएंगे मोल इनवर्स, ठीक है, लीटर सेंटीमीटर का इनवर्स इन सेंटीमीटर, तो आपके पास ये यूनिट आ जाएंगे। डन, तो ये आ गया हमारे पास इसके यूनिट। अब हमने एक्सटिंक्शन, मोलर एक्सटिंक्शन, ये टर्म्स तो पढ़ ली। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ और टर्म्स होती हैं छोटी छोटी, उन्हें पढ़ते हैं। दैट इज ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसमिटेंस इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू द इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल लाइट, और IT भी लिख सकते हो। ये है ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी और ये इनिशियल, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो मेरे पास क्या होता है ट्रांसमिटेंस। नेक्स्ट हम आती है एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस बोलो या ऑप्टिकल डेंसिटी बोलो। एब्जॉर्बेंस का सिंबल होता है A, डेंसिटी का सिंबल होता है D, और एक टर्म आती है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का कोफिशिएंट होता है E। ठीक है, ये तीनों बराबर होती हैं, A कह लो, D कह लो या E कह लो। ठीक है, तीनों एक ही टर्म है, एब्जॉर्बेंस, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड एक्सटिंक्शन, विच इज इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन T। इसका जो 1 अपॉन T है, इसका log जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस का जो log होगा वो हमारा क्या होगा एब्जॉर्बेंस। अब T क्या है, I अपॉन I नॉट पुट कर दो, तो मेरे पास ये टर्म आ गई, तो ये T के बराबर आ गई। मैंने T की वैल्यू को यहाँ पे जस्ट पुट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टर्म स्पेसिफिक एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। यानी कि KS। दिस KS इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड थिकनेस। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारे पास क्या होता है स्पेसिफिक एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। नेक्स्ट इज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट।
मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट यानी एप्सिला, जिसे हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। एप्सिला हमने अभी पीछे पढ़ा था, मैं यही वाला एप्सिला को यूज कर रही हूँ यहाँ पे। साइला डैश इज इक्वल टू -1/cx log ऑफ I/I0, ये वही था मोलर। डन। ये टर्म मैं इधर ले जाऊं तो साइला डैश cx आ जाएगा, माइनस को मैंने इधर एडजस्ट कर दिया तो log I0/I बन गया। अब ये log I0/I तो a भी है, e भी है और d भी है, यानी ये किसके बराबर आ गया, एब्सॉर्बेंस के बराबर। डन। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की। तो अगर यहां पर देखो a इज इक्वल टू एप्सिला डैश इंटू cx, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करूं तो इट्स लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये मेरा क्या आ जाएगा y, तो y एक्सिस पे क्या है a, m मैंने ले mx, x एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया c, तो स्लोप मेरा क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग एप्सिला डैश इंटू x, दस टर्म जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। और जो इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे वो क्या हो गया 0, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि इंटरसेप्ट क्या हो गया 0, यानी ये यहां से स्टार्ट होगी। तो ये कैसी आनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये कैसा ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास क्या होगा, ऑब्टेन होगा जब हम इसकी ग्राफ को बनाएंगे बिटवीन अब्सॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन। अब ये अब्सॉर्बेंस और कंसंट्रेशन याद हो तो जब KMnO4 और डाइक्रोमेट का प्रैक्टिकल किया था तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, वो किसे फॉलो करता है, हमारी बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ को। बट इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पहली चीज, हमने जब लाइट स्टार्ट ये पूरा स्टार्ट किया था तब हमने कहा था लाइट क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। तो होल्ड ओनली गुड ओनली फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये सबसे अच्छा रिजल्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट पे देता है। सेकंड, जो आप सोल्यूशन बनाते हो वो क्या आना चाहिए, डिल्यूटेड। जो आपको सोल्यूशन लैब में बना हुआ मिलता था KMnO का, डाइक्रोमेट का, वो ऑलरेडी डिल्यूटेड होता था, आप उसमें और वाटर ऐड करते थे और तब अपना सोल्यूशन की ट्यूब्स बनाते थे, यानी कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, डिल्यूटेड, ये उसी के लिए वर्क करता है। देन थर्ड, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वर्क करता है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तब ये क्या शो करता है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जो आपने यूवी में पढ़ी है कि ये टुवर्ड्स दी लॉन्गर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो तीन कंडीशन है, लाइट क्रोमेटिक होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की, सोल्यूशन डिल्यूटेड होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। डन। तो ये थी हमारी बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। अब अगले लेक्चर में हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो लॉ है, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, उसे पढ़ेंगे। इसका जो मैकेनिज्म है वो और कैसे इसकी अपरेटस अरेंजमेंट होती है उसे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।